ससुराल की बात ससुराल तक। ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि न जाने औरतों को कितनी सदियों से इस किताब से नवाजा गया है कि बातों को इधर से उधर करने में उनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर के पुरुष ये काम नहीं करते, पर फिर भी आज भी इस काम के लिए पहले पोजीशन पर औरतों को ही रखा गया है, खास करके बहुओं को। ऐसे ही कोई औरत आपके आसपास भी होगी जो ज़रा कच्चे कान की होगी और यहाँ की बात वहाँ करती होगी। और ऐसे ही ज़रा कच्चे कान की थी हमारी नेहा जी। और सिर्फ कच्चे कान की नहीं, शक्की मिजाज की भी। सवेरे सवेरे नेहा सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जियां लेने जाती है, और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, सब्जी ले रही बाकी महिलाएं हंसने लगती है। मेरे कपड़े तो ठीक है ना? ये सब मुझे देखकर क्यों हंस रही हैं? फिर से वहां खड़ी सभी औरतें हंसने लगती है, जिसे देखकर नेहा का मूड बिगड़ जाता है और वो किसी से एक लफ्ज बिना कहे पूरे गुरूर में सब्जी वाले के ठेले के पास जाती है और सब्जी वाले से बातें करने लगती है। हाय नेहा। ना हाय ना हेलो। पारो, मेरे लिए एक पाव भिंडी और एक पाव तोरी तोल दे। शिमला तो ज्यादा ताजे नहीं लग रहे। जो भी बचे कुचे हैं, सारे मुझे दे दे। और 2 किलो आलू भी तोल दे। आलू तो 60 रुपये हो गए भाभी। लोग तो यहाँ गिन गिन कर आलू ले रहे हैं। बोलो तो तोल दूँ। सच में यार, इतनी महंगी सब्जियाँ हो गई है कि अब कोई भी सब्जी 1 किलो नहीं ली जा सकती। किसी चीज की कमी नहीं है मुझे। कल ही मैंने डायमंड सेट लिया है। ये आलू किस खेत की मूली है? तूने मेरे हाय का जवाब भी नहीं दिया। क्या बात है, मुझसे नाराज है क्या तू? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी किसी बात से। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तुम सब कोलगेट के एड में आने वाली हो ना? फिर तूने वही बात कर दी ना। किसी और की कुछ और बात सुनी होगी और कुछ और समझ लिया होगा। अगर कोलगेट वाले हमें टीवी पर ला रहे होते तो हम क्या यहाँ पारों से सब्जी खरीद रहे होते? बड़े बड़े मॉल वाले भी पारों से ही सब्जी लेकर जाते होलसेल में। ऐसा मत बोलिए भाभी। हाँ, अरे अब तुम लोग शुरू मत हो जाओ। तू इस तरह हमसे बात क्यों कर रही है? क्या बात हो गई नेहा? मैं सीढ़ियों से उतरी तो तुम सब मुझे देखते ही हंसने लगी ना। अब इतनी हंसी आ रही है तो जरूर तुम लोगों को दांत दिखाने के पैसे मिल रहे होंगे। मुझे लगा ही था तेरा शक्की दिमाग ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। अरे भाई, हम तुम्हें देखकर क्यों हंसेंगे बहन? वो तो तेरे पीछे संगीता का देवर आ रहा था। कल पता है उसने क्या किया? मुझे कंवारी समझकर शादी का प्रपोजल भिजवा दिया। अब जैसे ही उसकी नज़र मुझसे मिल रही है, बेचारा शर्मसार हो जा रहा है। वही तो। और तू कुछ और ही समझ बैठी। तुम लोग सच कह रहे हो? सिर्फ तेरी तसल्ली के लिए मैं अपने देवर को बदनाम तो नहीं करूंगी ना भाई। सच है, बिल्कुल सच। तो फिर ठीक है। ओ माय गॉड, कितना कुछ बताना है मुझे तुम सबको। पहले तुम लोग बताओ, क्या मसाला लाई हो? अरे क्या मसाला, मेरी तो ज़िंदगी नरक हो गई है। अच्छा होना ना सबसे बड़ा गुनाह है। आज के जीवन में मैं कभी नहीं देखती थी कि मेरी सास मेरी ननद से क्या बातें करती है। फिर जो संगीता के घर में हुआ, वो देखकर मैंने एक बार ऐसे ही अपनी सास के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर डाल दिया। डालने के बाद मैं तो भूल भी गई थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी उनका फ़ोन हैंग हो रहा है, और उनका फ़ोन ठीक करने के चक्कर में मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली। और क्या सुना? दिन भर मेरी सास सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से मेरी चुगलियाँ कर रही हैं। इन लोगों के लिए इतना सब करने के बाद ये सिला मिला मुझे। अब तो मैंने सोच लिया है, मैं और मेरा पति अलग घर लेके रहेंगे। हे भगवान, बात इतनी बढ़ गई? कुछ ज्यादा ही उल्टा सुल्टा बोल दिया क्या तुम्हारी सास ने? ऐसी ऐसी ओछी बातें कही है जो मैं तुझे बता भी नहीं सकती। अरे मेरे पीछे से दोनों माँ बेटी जाकर सोने के गहने खरीद कर लाती है। मेरे पति की कमाई वो वहाँ अपनी बेटी को दे रही है, और मुझसे कहती है मैं पैसे उड़ाती हूँ। अरे भाई, वो मेरा पति है, मैं चाहूँ तो सारे पैसों को अपने हाथ में रखूँ। और इस तरह सारी सहेलियां एक दूसरे को अपने अपने ससुराल की बातें बताती है। अपनी रसोई में सब्जी बना रही नेहा के दिमाग में भी यही बातें घूम रही थी। कहीं मैं भी अपने ससुराल वालों को कुछ ज़्यादा ही फ्री हैंड तो नहीं दे रही? थोड़ी बहुत नज़र तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। नेहा सभी के लिए नाश्ता लेकर जैसे ही रसोई के बाहर आती है, सभी अचानक से चुप हो जाते हैं। आप और मम्मी कुछ कह रहे थे ना पापा जी? मेरे आते ही चुप हो गए। ऐसी क्या बात हो गई जो मेरे सामने नहीं हो सकती? और ऐसा ही है तो आप लोग बातें कीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है नेहा। वो बात पूरी हो गई इसलिए चुप हो गए, और उसी वक्त तुम आ गई। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं।
वैसे नाश्ते में क्या बना है? स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। उस वाक्य के बाद अब तो नेहा को विश्वास हो गया था कि उसके ससुराल वाले उसके पीठ पीछे कुछ तो खिचड़ी पकाते ही है। वो इस बात को अपने मन में दबाए अपने कमरे में जाती है और सीधा अपनी माँ को कॉल लगाती है। मम्मी, यहाँ मेरे ससुराल वाले न जाने मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। जब तक मैं किचन में थी सभी बातें कर रहे थे, पर मैं जैसे ही हॉल में पहुंची सब चुप हो गए। ये राम, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। न जाने ये लोग क्या सोच रहे हैं। शादी के 1 साल के बाद भी ये लोग तुझे पराया मान रहे हैं। ऐसा ना बहुत सारे घरों में होता है। तेरी दादी भी कभी भी पैसे और प्रॉपर्टी से संबंधित बातें मेरे सामने नहीं करती थी। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी कुछ दिन पहले ही गुरु प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे के बारे में बता रहे थे। और मम्मी जी की एफडी भी ना मैच्योर होने वाली है। लगता है सभी मिलकर कुछ खरीदने वाले हैं। मुझे ही चौकन्ना रहना होगा। और हर समय नेहा अपने कान खुले रखती। एक रात जब किचन की सफाई करने के बाद नेहा अपने कमरे की तरफ जा रही थी, उसे अपने सास के कमरे की लाइट्स ऑन दिखी तो वो वहीं रुक गई। पक्का इस घर में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। रात के 10 बजे के बाद मम्मी किसी पार्टी में भी नहीं रुकती और आज यहाँ 11:30 बजे तक जागी हुई हैं। नेहा धीरे से अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती है। अब इस पर मैं क्या बोलूँ जी। अब गुरु को ही पसंद नहीं है तो कैसे मैनेज होगा सब। पर बहू को क्या कहेंगे हम? डिसीजन आपके बेटे ने लिया है ना, बहू को क्या कहना है, वो खुद ही सोच लेगा। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेहा की टेंशन बढ़ती जा रही थी कि एक दोपहर को ऐसा कुछ हो जाता है कि नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नेहा गुरु के कपड़े धोने में डाल रही थी कि गुरु के पैंट में उसे एक होटल के कमरे की बुकिंग की रिसिप्ट मिलती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब सभी मिलकर नई बहू लाने की तैयारी में लगे हैं। गुरु की लाइफ में कोई है, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। नेहा फौरन अपनी सहेलियों को कॉल लगाती है। अरे तू पहले रोना बंद कर। एक काम कर, तू अभी के अभी सोसाइटी के पार्क में आ जा। मैं बाकी फ्रेंड्स को भी वहीं बुला लेती हूँ, क्योंकि अगर तेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि तुझे इस बात की भनक लग गई है तो हो सकता है वो इस रिश्ते के टूटने का ब्लेम भी तुझ पर डाल दे। तुझे ना बड़े सोच समझ के कदम रखने की ज़रूरत है। नेहा के साथ साथ उसकी सारी सहेलियाँ संगीता के साथ सोसाइटी के पार्क में पहुँच जाती है। अब प्रॉब्लम निकली थी तो सब अपनी अपनी टिप्पणी तो देते ही। बोलना तो नहीं चाहिए नेहा। मुझे तो शुरू से ही गुरु के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते थे, पर तुम ही प्यार में पागल थी अपने पति के। 7 बजे ऑफिस ऑफ हो जाता है और साहब आते हैं रात को 9 बजे घर पर। 2 घंटे कहाँ रहता है वो, कभी पूछा तुमने? तुम तो 1 साल पहले सोसाइटी में आई हो। मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए नेहा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि गुरु की शादी होगी भी, क्योंकि मार्केट में उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं था ना। पर तुम्हारे परिवार वालों ने तो उससे मिलते ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अरे पता तो लगाना चाहिए था लड़की के पास्ट के बारे में। जब तुम्हें सब कुछ पहले से पता था संगीता, तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। तब तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को जानती भी नहीं थी। रहना तो मुझे इन लोगों के साथ ही था। अब पड़ोसी के साथ अपना रिलेशन तो कोई ख़राब नहीं करेगा ना। और हाँ, पहले कई गर्लफ्रेंड रह चुकी है गुरु की, पर मुझे लगा कि शादी होते ही सुधर जाएगा। पर यहाँ तो दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं साहब। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले तुम अपने ससुराल और मायके के जेवर समेटो। अगर मैं सामने से मम्मी जी से गहने मांगूंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। वो अपने सारे गहने तिजोरी में रखती है और तिजोरी की चाबी अपने तकिए के नीचे। हर रोज़ ठीक 10 बजे मम्मी के कमरे की लाइट ऑफ हो जाती थी, पर आजकल ना वो 1 बजे सोती हैं। 1:30 बजे पापा जी वॉशरूम जाते हैं, तो ठीक 3 बजे जब उनकी नींद गहरी होगी तब मैं उनके कमरे में जाऊंगी और तिजोरी से सारे गहने निकालूंगी और सुबह 6 बजे नानू के जिम जाने के पहले ही अपने मायके चली जाऊंगी। जाने के बाद हमें कॉल ज़रूर करना। और उस रात सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होता है। रात के 3 बजे चोरी भी होती है और नेहा गायब। सुबह अपने कमरे में नेहा को ना पाकर गुरु उसे हर तरफ ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि उसके मायके में भी कॉल करता है, पर नेहा वहाँ भी नहीं होती। मुझे नहीं पता, तुम मेरी बहू को ढूंढ कर लाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। कहीं कल रात को दोनों में कोई बहस तो नहीं होगी जिस कारण वो कहीं रूठ कर चली गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पापा हमारे बीच में, और रात को तो वो अच्छी तरह से मुझसे बात करके सोई है। सुबह मैं जब जिम जा रहा था तो भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी उस वक्त तक भाभी जा चुकी थी। अभी तक तो सभी को लग रहा था कि सिर्फ घर की बहू ही गायब हुई है, पर असली सच तो अब खुलने वाला था।
रोती हुई मनीषा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तिजोरी तो लॉक ही नहीं है। जैसे ही तिजोरी का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अंदर कुछ भी नहीं है। तिजोरी खाली देखते ही मनीषा जोर से चीखती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सभी भागते हुए कमरे में आते हैं जहां जमीन पर नानू को अपनी भाभी का फोन मिलता है। कोई बड़ी गड़बड़ है भैया, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। यहाँ नेहा के ससुराल वाले परेशान थे तो वहाँ उसकी सहेलियाँ, क्योंकि अभी तक नेहा ने अपनी सहेलियों को फ़ोन नहीं किया था। सब्जी खरीदती हुई सभी इसी बारे में बात करती है। क्या लगता है संगीता, नेहा वो सब कर पाएगी? क्योंकि अभी तक मुझे उसका कॉल नहीं आया, ना ही उसके घर से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़। अरे भाई, किसी की शादीशुदा बहू घर से गायब होगी, वो भी शादी के 1 साल बाद, तो उसके ससुराल वाले तो यही समझेंगे ना कि वो किसी के साथ भाग गई है। ऐसे में इस बात को कौन ही घर से बाहर जाने देगा। पर नेहा ने अभी तक हमको कॉल नहीं किया। इतने सारे गहने लेकर निकली है वो, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। हाँ, क्योंकि वो निकली तो है। गुरु सुबह कॉल करके ना इनडायरेक्टली पूछ रहा था। एक काम करते हैं, उसकी मम्मी को कॉल करते हैं। यहाँ से निकली है तो अपने मायके ही गई होगी। कविता नेहा की माँ को कॉल लगाती है। और आंटी जी कैसी हैं आप? नेहा को ज़रा फ़ोन दीजिए ना। अरे क्या बात हो गई, सुबह जमाई जी ने फ़ोन किया, आप तुम? नेहा नहीं है यहाँ। कहाँ गई मेरी बेटी? हाँ, कहाँ है मेरी बेटी? बात करवाओ उससे। वो कहाँ होगी? अपने घर होगी आंटी जी, सॉरी बाय। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। तभी नेहा के ससुराल वाले हड़बड़ाते हुए पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। गुरु की ऐसी हालत देखकर सभी उसके पास जाते हैं। क्या हो गया बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और नाइटी में तू कहाँ जा रही है मनीषा? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊँ प्रमिला, लूट गई मैं। मेरी बहू घर पर नहीं है, साथ ही मेरी तिजोरी से सारे गहने भी गायब है। पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मैं। अरे रुक रुक, मैं भी इन्हें बोलती हूँ। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे पुलिस वालों पर उतना ही दबाव बनेगा। अरे पर जाना ही क्यों है पुलिस स्टेशन? अपने घर की इज्जत उड़ाने। आजकल बातों को अखबार में छपते वक्त नहीं लगता, बदनामी हो जाएगी। फिर कैसे शादी होगी तेरे नानू की? अरे जिस घर की बहू भाग गई हो ना, उस घर की लड़की को भी कोई नहीं लेता, अपने घर की बहू नहीं बनाता। नहीं, मेरी नेहा ऐसी नहीं है, वो कहीं नहीं भागी है। हमारे घर में चोरी हुई है या किडनैपिंग, लेकिन मुझे नहीं पता। बीनू ना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर चोर आया होता तो घर की चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी होती। उसे कैसे पता चला कि तिजोरी की चाबी कहाँ रहती है? इससे तो यही समझ में आता है चोर को बहू पहले से जानती थी। कहीं ये चोर वही डिलीवरी बॉय तो नहीं? आजकल ना हर तीसरे दिन घर में पार्सल आ रहा था। मनीषा, तुझे ना उसी वक्त समझ जाना चाहिए था। यहाँ मोहल्ले में ड्रामा चल रहा था कि सुषमा भी इस ड्रामा में शामिल होने रोती बिलखती पहुँच जाती है। पुलिस स्टेशन तो जाएंगे ही हम, और एक केस आप लोगों पर भी होगा। आप लोगों ने मेरी बेटी को गायब किया है। बात को इतना बढ़ता देख कविता और संगीता नेहा के प्लान के बारे में सभी को बता देती हैं। सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इतने सारे लोग एक साथ पुलिस स्टेशन में आएंगे तो क्या ज़्यादा अच्छे से रिपोर्ट लिख लूँगा मैं? लड़की का पति और उसकी माँ पुलिस की गाड़ी में हमारे साथ उसे ढूंढने निकलेंगे और बाकी सब जा सकते हैं। पर मोहल्ले वाले कहाँ रुकने वाले थे। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे नेहा को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उन्हें मिलती है नेहा झाड़ियों के बीचों बीच। गुरु नेहा को देखते ही उसके मुंह से पट्टी हटाता है और उसके हाथ पैर खोलता है। मुझे लगा ही था कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हुई है। तुम ऐसी हालत में कैसे पहुंची नेहा? कल रात हमारे घर एक चोर आया था, उसने मेरा मुंह बांध दिया और हाथ पैर भी। पता नहीं उसे कैसे सब कुछ पहले से पता था। उन लोगों ने गहने चुरा लिए और मुझे अपनी गाड़ी की डिक्की में भर दिया, पर हड़बड़ी में वो लोग डिक्की बंद करना भूल गए। मैं घिसकर गाड़ी से नीचे आ गिरी। रात से यही हूँ मैं, कोई मेरी मदद के लिए नहीं पहुँचा। आप लोग नेहा को फिलहाल घर ले जाइए। हमारा एक आदमी नेहा जी से उस चोर का हुलिया पूछेगा और उसी के बेसिस पर स्केच बनाएगा। जिस हिसाब से नेहा जी बता रही है, चोर ज़रूर आसपास का ही कोई है, वो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। और 2 दिन के अंदर अंदर पुलिस चोर का पता लगा लेती है और पुलिस का मार पड़ते ही चोर सब कुछ बक देता है। मैं कोई बड़ा चोर नहीं हूँ साहब, मैं तो बस हर सोसाइटी में चक्कर लगाता रहता हूँ और हाथ साफ करता हूँ। दिन में झाड़ू वाला बनकर मैं इस मेम साहब की सोसाइटी में झाड़ू लगा रहा था, तब मैम साहब अपनी सहेलियों को बता रही थी कि पिछली रात इन्होंने डायमंड सेट लिया है। मैं समझ गया कि एक मोटी पार्टी है, तो मैं इनका पीछा करने लगा। और फिर एक दिन ये सारी महिला मंडली एक साथ बैठी थी,
जहाँ मैडम ने बताया कि इसकी सास चाबी तकिए के नीचे रखती है, गहने तिजोरी में, और कौन कितने बजे सोता है, सब कुछ बता रही थी तुम। इसीलिए कहा जाता है ससुराल की बात ससुराल तक ही रहनी चाहिए। क्या जरूरत थी बहू तुम्हें घर की ऐसी ऐसी जानकारी अपनी सहेलियों को देने की, और वो भी पब्लिक प्लेस में। तो मैं क्या करती पापा जी, आप लोग तो मुझे घर से निकाल रहे थे। गुरु किसी लड़की के चक्कर में था, उसके पॉकेट से होटल के कमरे की बुकिंग रिसिप्ट मिली थी मुझे। अरे मेरी माँ, हम तुम्हारे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हारे सामने ही कर लेते क्या? वो होटल रूम में मैं तुम्हें ही सरप्राइज देने वाला था। ये सुनते ही नेहा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। एक छोटी सी गलतफहमी आज इतनी सारी प्रॉब्लम का जड़ बन चुकी थी। इस दिन के बाद नेहा के साथ साथ मोहल्ले की सभी औरतें ये कसम खाती हैं कि वो कभी आधी बात सुनकर उसका पूरा निष्कर्ष नहीं निकालेंगी और ना ही अपने ससुराल की बात यहाँ से वहाँ करेंगी।